एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जलवायु। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अपवाह और भारत का भौतिक स्वरूप। इसके अंतर्गत हमने स्थलाकृति को जाना था। तो आज का चैप्टर जलवायु है। शुरू करते हैं, है ना। यदि आप जलवायु पढ़ रहे हैं तो जलवायु किस संदर्भ में होगी? भारत की जलवायु है ना। जलवायु से बहुत कुछ प्रभावित होता है, जैसे हमारा रहना, खाना, उठना, बैठना, हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। यदि हमारे भारत की जलवायु परिवर्तित हो जाए तो हो सकता है हम में से कई लोग क्या हो, जीवित भी ना रहें। तो इसलिए हमारे लिए जलवायु को पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है। जलवायु पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ विषय है। चलिए समझना शुरू करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन से तत्व हैं वो? स्थलाकृति, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, भारत की। फिर अपवाह, ड्रेनेज, क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। और तीसरा है जलवायु। किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए इन 3 तत्वों को समझना आवश्यक है। ठीक है। जलवायु के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाएं, अवस्थाएं, ये सभी बातें पता चलती। बात जलवायु की कर रहे हैं तो जलवायु एक लंबी अवधि का या लंबी अवधि में इसकी गणना की जाती है। जलवायु की लंबी अवधि में, ठीक है। एक विशाल क्षेत्र में तो भारत भूमि ही होगा, अलग अलग देशों का अलग अलग होगा, है ना। तो देशों की जलवायु क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ की एक जैसी भी होती है। कैसे, अभी हम देखेंगे। एक विशाल क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। उस क्षेत्र की लंबी अवधि में मौसम की जो अवस्थाएं हैं, मौसम की अवस्थाओं तथा जो विविधता है मौसम की, उन सब का कुल योग क्या है, जलवायु है। कुल योग जलवायु है। ठीक है। ये ना भी लिखे लास्ट में तो चलेगा, है ना। कुल योग जलवायु है। लंबी अवधि में एक विशाल क्षेत्र होना चाहिए। लंबी अवधि की गणना की हो। लंबी अवधि कितनी होनी चाहिए? लगभग 30 वर्ष से अधिक। 30 वर्ष से अधिक। जैसे आप सोचिए, इससे पहले आप एक उदाहरण लीजिए मौसम का। उदाहरण नहीं, इसके बारे में आप जलवायु को लंबे अंतराल में उसकी गणना करेंगे। किसकी? जलवायु की। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या है, जलवायु है। मौसम क्या है? मौसम दिन प्रतिदिन बदलने वाली वायुमंडल की दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, है ना। जैसे आप जानते हैं या देखते हैं, जानते और देखते दोनों ही हैं आप लोग, कि मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जैसे आज गर्मी है, ठीक है, कल बारिश हो सकती है, परसों बादल छाए रह सकते हैं, हो सकता उसके अगले दिन क्या हो कि धूप निकले ही ना, है ना। या एक ही दिन में सुबह के समय आप देखें कि सुबह के समय बहुत अच्छा मौसम है, वहीं जब आप दोपहर की ओर बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हो सकता बादल बहुत आ जाए और शाम होते होते बारिश हो जाए। तो एक ही दिन के अंतर्गत आपने मौसम में इतने परिवर्तन देख लिए। जो मौसम जिसे आप कह रहे हैं वो क्या है? वायुमंडल की दशाएं हैं, जिसके अंतर्गत आप बारिश, मौसम, बारिश, धूप और बादल, ये सारी दशाएं देखने को आपको मिल रही हैं। एक दिन में भी देख सकते हैं, हर एक दिन मौसम बदलता रहता है। तो इन सब का जो औसत है, कुल योग है, वो क्या है?
जलवायु है, एक लंबे अंतराल में, क्योंकि मौसम क्या है, अस्थिर है, मौसम परिवर्तनशील है। मौसम क्या है, परिवर्तनशील है, ये सही शब्द है इसके लिए, परिवर्तनशील है, लगातार बदलता रहता है। जबकि जो जलवायु है वो सामान्यतः स्थिर है। क्या है, सामान्यतः स्थिर है। जब जलवायु बदलती है तो बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं, इसलिए जलवायु का बदलना क्या होता है, सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां उसमें नष्ट होंगी और बहुत सारे नए जीवों का उद्भव भी होगा। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान होंगी उनके लिए तो समस्या हो सकती है। चलिए, तो जो मौसम होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, जो लगातार बदलता रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु, जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी शब्द कहाँ से आया, मानसून से, मानसून शब्द से बना है ना मानसूनी, मानसून से। मानसून एक अरबी शब्द है, एक अरबी शब्द है, मौसम। इससे इसका जो अर्थ है वो क्या है, मौसम, मौसम, इसका अर्थ क्या है, मौसम। यहां से बना है मानसून। मानसून एक वर्ष के दौरान, कितने, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। ठीक है, तो ये है मानसून। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। जलवायु और मौसम आप समझ चुके हैं। जलवायु जो है विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जलवायु की बात करें, जैसे भारत की जो जलवायु है वो कौन सी है, मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु भारत की है और विश्व के अनेक भागों को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं मौसम और जलवायु, इनके जो तत्व होते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे कि एक ही होते हैं, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण। ठीक है, तापमान और वर्षण, इनके आधारों को देखेंगे स्पष्ट तौर पर तो हमें दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलता है और कैसे ये प्रभावित करते हैं। आपने एक बात जानी थी, आप नोट करके लिख लीजिए कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। एशिया में एशिया में दक्षिण एशिया, भारत किस एशिया में स्थित है, दक्षिण एशिया में, और दक्षिण पूर्व एशिया, इन दोनों ही जगहों पर कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब तापमान और वर्षण कैसे प्रभावित करते हैं इसे हम देखते हैं। जलवायु को यदि हम ध्यान में रखें
तो तापमान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे, भारत में राजस्थान में, ये क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान का है। राजस्थान के क्षेत्र में, जो कि मरुस्थल का भी क्षेत्र है, गर्मी के समय, इस समय गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, गर्मी के समय इस क्षेत्र में जो तापमान होता है कितना होता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। वहीं जम्मू कश्मीर में, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है पहलगाम। आपको याद होगा यहाँ पर एक घटना घटी थी रिसेंट में, जिसके प्रति उत्तर में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था सिंदूर, है ना, ये वही स्थल है। यहाँ पर जो तापमान होता है गर्मी के दिनों में वो होता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं एक ही समय में, गर्मी के समय में ही राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो तापमान है उसमें कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, और ये कैसे तापमान में जो भिन्नता है, विविधता देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें सर्दी की, सर्दी में, शीत ऋतु में, तो हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है, कौन सा, द्रास, यहाँ का जो तापमान होता है कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान बर्फ या गला देने वाली ठंड है ना, इतना ठंडा है यहाँ पर। वहीं अगर तिरुवनंतपुरम में देखें तो, तिरुवनंतपुरम में देखें दक्षिण भारत में, तो पाएंगे तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। समय कब है, सर्दी का समय है। तापमान में अंतर आप देख सकते हैं, कितने बड़े स्तर पर यह अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं यदि बात करें एक ही दिन में, डे और नाइट, दिन और रात के तापमान में भी कई बार बहुत बड़े स्तर पर अंतर देखने को मिलता है। कैसे, बात करें थार के मरुस्थल की, तो यहाँ पर जो तापमान होता है दिन का कितना होता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, और रात का लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं दिन और रात के तापमान में कितना बड़ा अंतर है, अर्थात दिन एकदम बहुत अधिक गर्मी, झुलस देने वाली गर्मी, और रात ठंडी, रात पूरी तरह से ठंडी। तो यहाँ पर तापमान के, दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। और इसी के साथ दक्षिण भारत की तरफ देखें तो केरल के क्षेत्र में, केरल है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर जो तापमान है वो दिन और रात का तापमान लगभग बराबर रहता है। तो तापमान में आप क्या देख रहे हैं, बहुत विविधता आपको देखने को मिल रही है। भारत में तापमान के स्तर से देखेंगे तो एक बड़े स्तर पर आपको विविधता देखने को मिल रही है, ठीक है। वहीं यदि वर्षा की बात करें तो ये सब क्यों है, कैसे हैं, हम आगे जानेंगे। दूसरा फैक्टर क्या था, वर्षण, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, बारिश नहीं, वर्षा नहीं, रेन नहीं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जलवायु के अंतर्गत ये तापमान और वर्षण बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जलवायु को जानने के लिए। वर्षण की जो मात्रा है वो ऋतु अनुसार
उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऋतु अनुसार वर्षा की मात्रा में जो वितरण होता है उसे देखा जा सकता है। वितरण में भिन्नता होती है। कैसे देखते हैं हम? जैसे हमने ये तो कह दिया कि भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन कैसे? जैसे कि हिमालय के क्षेत्र में ये भारत है ना, और ये भाग क्या है? हिमालय है। हिमालय के क्षेत्र में जो वर्षण है अधिकतर कैसे होता है? हिम के रूप में होता है, बर्फ के रूप में होता है। वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, बर्फ के रूप में। वही शेष भाग में, हिमालय को छोड़कर शेष भाग में वर्षण वर्षा के रूप में वर्षा होती है। वर्षा वर्षण का एक रूप है। वर्षण के अंतर्गत ओलावृष्टि, हिमवृष्टि, साहिमवृष्टि और वर्षा आती है। ठीक है। ओलावृष्टि क्या होता है? जिसमें कुछ, आपने कंचा देखा होगा बचपन में जो खेलते हैं, कुछ कांच का बना होता है ना, उस आकार के बर्फ के गोले, कई बार उससे बड़े भी होते हैं और कई बार उससे थोड़े छोटे भी होते हैं, लेकिन लगभग इस आकार के आपको देखने को सामान्य तौर पर मिल जाएंगे। वो जब गिरते हैं तब क्या होता है? उसे कहते हैं ओलावृष्टि। हिमवृष्टि, बर्फ की बारिश होना, जैसे कि आप हिमालय में देखेंगे, है ना। वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। वर्षा जल के रूप में होती है। ठीक है। और साहिम वृष्टि जो है वो क्या है कि एक ऐसी अवस्था पानी की जिसमें जल की, जिसमें वो पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है। मीन्स कि न वो बर्फ है और न ही वो जल है। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? साहिम वृष्टि। इस अवस्था में जो वर्षण होता है वो साहिम वृष्टि होता है। ठीक है। तो आपने जाना हिमालय में जो वर्षा होती है, जो वर्षण होता है, वो बर्फ के रूप में होता है और शेष भाग में वर्षा पानी के रूप में, जल के रूप में होती है, जिसे वर्षा हम कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर संदर्भ क्या है? भारत। पूर्व से पश्चिम की ओर भारत। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर मेघालय में क्या है? यहाँ मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय में सबसे अधिक, या आप कह सकते हो 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। मेघालय में एक क्षेत्र है जिसका नाम है माशिनराम। क्या नाम है? माशिनराम। ये यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ तक कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होती है? माशिनराम में होती है। ठीक है। वहीं ये कौन सी दिशा है? ईस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब आप पश्चिम की ओर आएंगे तो क्या है? इधर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। इस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? कुछ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। से भी कम वर्षा होती है। तो क्या जाना आपने कि पूर्व की ओर, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर वर्षा अधिक होती है और पश्चिम की ओर वर्षा बहुत कम होती है। वहीं हिमालय में वर्षा बर्फ के रूप में होती है और बाकी हिमालय को छोड़कर शेष भाग में वर्षा कितनी होती है? वर्षा कैसे होती है? जल के रूप में होती है ना। तो ये बातें हमने वर्षण से जानी है। एक मोटा मोटा आकलन हमने लिया कि वर्षा किस तरफ अधिक है और किस तरफ ज्यादा है।
देश के अधिकतर भाग में वर्षा कब होती है? देश के अधिकतर भाग में, भारत के अधिकतर भाग में जो वर्षा है वो जून से सितंबर के महीने में होती है। जून से सितंबर के महीने में होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा कब होती है? अक्टूबर और नवंबर के समय होती है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? जैसे कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट पर वर्षा कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है। मतलब जून से सितंबर के बीच तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं होती। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर के समय होती है, वर्षा होती है। और इसी के साथ आपने जैसे जाना कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? वर्षा घटती है ना? क्योंकि पूर्व में वर्षा अधिक है और पश्चिम में कम। ठीक, साथ ही बात कर लेते हैं उत्तरी मैदान की। उत्तरी मैदान याद है आपने लास्ट क्लास में जब आपने स्थलाकृति पढ़ा था, भारत का भौतिक स्वरूप, तब मैंने आपको बताया था ये क्या है? उत्तरी मैदान। इसके ऊपर क्या है? इसके उत्तर में क्या है? हिमालय। ये क्या है? दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ये जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में जो वर्षा की मात्रा है क्या होगी? कैसे होगी बताइए? वर्षा की मात्रा कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगा? आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। चलिए, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्योंकि आप जानते हैं पूर्व में वर्षा अधिक होती है और पश्चिम में कम। ठीक है, लोगों के जीवन में अनेकों विविधताएं लेकर आती है ये वर्षा। लोगों के जीवन में बहुत हरियाली लेकर आती है ये वर्षा, है ना? वर्षा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन को बेहतर बनाने में। हमारे भारत की जो जलवायु है वो हमारे जीवन को बहुत ही बेहतर बनाती है। चलिए, इसके साथ ही आपने देखा होगा कि सुना होगा, देखा नहीं सुना होगा, राजस्थान में घरों की जो दीवार है वो काफी मोटी होती है ना? और जो छत होती है वो चपटी होती है। मैं आपको सिर्फ राजस्थान और क्वेश्चन मार्क कर लिखूंगी, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो राजस्थान में घरों की जो दीवार है वो मोटी और चपटी क्यों होती है? ये एक प्रश्न है। क्यों होती है? इसलिए क्योंकि वहां पर तापमान बहुत अधिक होता है। राजस्थान में तापमान बहुत अधिक है। अभी आपने जाना तापमान कितना होता है गर्मी के दिनों में? लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। थोड़ा कम भी कर ले तो 45 से 50 हो जाता है। तो ये तापमान भी क्या है? असहनीय है ना? तो तापमान बहुत अधिक होता है राजस्थान के क्षेत्र में। यदि तापमान जो अधिक है घरों की दीवार को मोटा न बनाए तो क्या होंगे? शायद काफी लोग वहां पर जीवित ही न रह सके, है ना? या उनकी जो त्वचा होगी वो क्या होगी? जल सकती है बड़े पैमाने पर। तो जो घरों की दीवार मोटी बनाई जाती है उसका कारण क्या है कि गर्मी को अंदर आने से रोकती है ये मोटी दीवार। मोटी दीवार इसलिए बनाते हैं कि गर्मी को अंदर आने से रोक सके, गर्मी को अंदर आने से रोक सके। ठीक है, इसलिए राजस्थान के घरों में दीवार जो होती है वो बहुत मोटी बनाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की जो छत है वो चपटी क्यों होती है? छत चपटी होती है, सपाट, समतल, है ना? पहले तो ये जानिए कि
जो छत होती है वो, एक तो छत ये कि सपाट बनती है इस तरह से, है ना, कुछ आयताकार या वर्गाकार, कुछ ऐसी आकृति, या फिर इस तरह से बनाते हैं कोन नुमा। ठीक है, तो ये कोन और ये आयताकार हम बना ही क्यों रहे हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है? जब ऐसी कोन जैसी जो छतें बनाई जाती हैं, या फिर बीच में एक हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज डंडा जैसा रखकर दोनों ओर कुछ संरचना बनाई जाए जो छत के रूप में काम करे, जिसे कई बार घास फूस से भी बनाया जाता है, जिसे छप्पर भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। ऐसे बना क्यों रहे हैं? बना इसलिए रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में, ये जहां कहीं भी संरचना मिल रही है, उन क्षेत्रों में बारिश बहुत होती है। क्या होता है? बारिश बहुत होती है। और ऐसी संरचना बनाने से, ऐसी छतें बनाने से, आकार देने से, घर के ऊपर का जो आकार है देने से क्या होगा? बारिश का पानी आसानी से बह जाएगा। क्या होगा? आसानी से बह जाएगा, एकत्रित नहीं होगा। इसलिए ऐसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन राजस्थान में छत क्या है? चपटी है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। आपने अभी जाना, पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता है? बारिश घटती जाती है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होती है इसलिए छत चपटी बनाई जाती है। बारिश कम, ठीक है, इसलिए छत चपटी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हवा चपटी सतह जो होती है, चपटी छत है, इससे आसानी से बह जाती है ना। चपटी छत है तो आसानी से हम उसे अन्य उपयोग में ले सकते हैं। जैसे हमारे घरों में मम्मियों के द्वारा आसानी से चिप्स, पापड़, गेहूं, धान जो भी है उसे सुखा लेते हैं, है ना, क्योंकि हवा आसानी से उस पर बहती है, निकल जाती है। ठीक है, तो ये हुई राजस्थान के घर की जो मोटी दीवार है और उसकी चपटी छत की बातें। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की। वर्षा से जुड़ी हुई बातें हैं। तापमान देखिए किस तरह से घर की संरचना में परिवर्तन कर रहा है। तराई क्षेत्र की बात करें, या फिर गोवा की बात करें, या फिर मंगलौर की बात करें, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि ढाल वाली छत ही बनाई जाती है। क्या कहते हैं? ढाल वाली छत। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ढाल वाली छत बनाई जाती है क्यों, है ना। तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आएंगे? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भाग आएगा। जो उत्तरी भाग है उत्तर प्रदेश का, वो आएगा इसके अंतर्गत। तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत ये जो भाग है, गोवा है, मंगलौर है, यहाँ पर ढाल वाली छत क्यों बनाई जा रही है? आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि ढाल वाली छत, जिसे मैं कोन या शंकु के आकार की, या कई जगहों पर जिसे छप्पर कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वो बनाई ही इसलिए जा रही हैं क्योंकि वहां पर वर्षा अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा अधिक होती है या बारिश अधिक होती है। इसलिए ऐसी जो छत है, कैसी? ढाल वाली छत, वो बनाई जाती है ना। जैसे ये घर है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से, या फिर ये घर है और घर, ठीक है, हाँ ये घर है और फिर इसके ऊपर कुछ छप्पर जैसी ऐसी संरचना होगी ताकि पानी बह जाए, पानी जल्दी बह जाए, छत पर ना रुके। पानी रुकेगा तो लीक हो सकती है छत। छत की दीवारें अगर लकड़ी से बनी हुई हैं तो क्या होंगी? सड़ने लगेंगी। तो इस वजह से ऐसी छत बनाई जाती है। कैसी? ढाल वाली छत। ठीक है, अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए। स्पष्ट है? एक पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है, वो ये है कि असम के जो क्षेत्र हैं, जो असम है, असम एक स्टेट है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में है। असम में जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। कहाँ? बांस के खंभों पर बने होते हैं। क्यों? क्या कारण है वो बांस के खंभों पर बने होते हैं?
ऐसे घर जो बांस के खंभों पर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस। कहाँ पर क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है कि ये क्यों बने होते हैं बांस के खंभों पर? ये जो क्षेत्र है असम, क्या ये क्षेत्र कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी याद है, अपवाहक में आपको मैंने बताया है। ये कौन सी? हिमालय के अंतर्गत आएगी ना नदी? बिल्कुल, हिमालय वाली नदियों के अंतर्गत आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है ये असम, यहाँ पर हर वर्ष या प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, या आप लिख सकते हैं भारी बाढ़ आती है। भारी बाढ़ आ जाती है। इसी से बचने के लिए बांस के खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं। कैसे? पहले ऐसे 4 पिलर दे दीजिए, है ना, और इसके ऊपर फिर घर बना लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से घर बना लीजिए। तो ये क्या घर हो जाएगा? स्टिल्ट हाउस। बाढ़ का पानी घर के अंदर नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपने बांस के खंभे नीचे लगाकर उसके ऊपर घर बनाया है। दूसरा, पानी भर गया है तो वहां पर पानी के जो जीव होते हैं, जलीय जीव, नमी होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे भी बचाव हो जाएगा। शेष आप सभी सुरक्षित रहेंगे, पूरे परिवारजन सुरक्षित रहेंगे, भोजन आपका सुरक्षित रहेगा। तो ये सब चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। ठीक है। आपने अभी तक देखा जलवायु के 2 फैक्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनके कारण जीवन में कैसे कैसे बदलाव आते हैं। पानी ज्यादा हो जाए तो घर कैसे बनाने पड़ेंगे? स्टिल्ट हाउस, है ना। बाढ़ आ गई, बारिश बहुत अधिक हो रही है तो घर ढाल वाले बनाने पड़ेंगे, ढाल वाली छत वाले घर बनाने पड़ेंगे। गर्मी बहुत अधिक हो रही है तो दीवार मोटी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कैसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है वो आपने अभी तक जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जलवायवी नियंत्रण, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या है ये? सरल शब्दों में कहें तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। एक एक करके हम उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। जैसे पहला कारक है अक्षांश, लैटिट्यूड। ठीक है। अक्षांश के बारे में जाने तो विषुवत रेखा आपको याद है, ये क्या है? विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है? कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में क्या है? मकर रेखा। और विषुवत रेखा के उत्तर का जो बिंदु होगा वो क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो अक्षांश कैसे प्रभावित करता है जलवायु को? देखिए, विषुवत रेखा से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, कहां से? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो तापमान है सामान्यतः
घटता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान टेम्परेचर सामान्यतः घटता जाता है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर जब पहुंचेंगे तो तापमान वहां क्या होगा, बहुत ही निम्न होगा, अर्थात वहां पर उत्तरी ध्रुव पर क्या है, बहुत अधिक बर्फ जमी होगी। और सबसे अधिक तापमान कहाँ पर है, विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर बहुत गर्मी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, होने वाली नहीं, हो रही है। ठीक है, बहुत गर्मी होगी। ठीक इसी प्रकार विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, तापमान सामान्यतः घटता जाएगा। तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ होगी, विषुवत रेखा पर, और सबसे अधिक ठंड कहाँ होगी, उत्तरी ध्रुव पर, ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव नहीं, ध्रुवों पर। अब वो चाहे उत्तर का हो या दक्षिण का हो। ठीक है, तो इस तरह से अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। अलग अलग अक्षांश पे तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है। और तापमान अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि सौर ऊर्जा अलग अलग प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा अलग अलग प्राप्त होती है। अधिकतम सौर ऊर्जा कर्क और मकर रेखा के मध्य प्राप्त होती है। किसके, कर्क और मकर रेखा के मध्य प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ऊंचाई, अल्टीट्यूड। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में दूसरा कारक है ऊंचाई। ऊंचाई कैसे जलवायु को प्रभावित करती है, देखते हैं हम लोग, है ना। ये क्या है, पृथ्वी की सतह। ये क्या है, पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर, किधर, ऊपर की ओर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। तापमान क्या होता है, कम होता है। आपको ध्यान होगा गर्मी के दिनों में आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं तो वहां तापमान आपको कम लगता है, अर्थात वहां का मौसम आपको अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां पर तापमान कम है। वहां का मौसम आपको सुहाना लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां पर तापमान कम है। और ये तापमान कम क्यों है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से जहां आप नीचे थे वहां से आप एक पहाड़ी के क्षेत्र में पहुंच गए हैं, पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। तो पहाड़ी की जो चोटी होगी उसका कुछ क्या होगा, ऊंचाई होगी जहां आप पहले थे, है ना। जैसे कि आप यहाँ पृथ्वी की सतह पर हैं और पहाड़ी पर पहुंच गए इस चोटी पर, तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा। यहाँ का मौसम आपको कैसा लगेगा, सुहाना लगेगा। इसलिए गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर तापमान क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से जलवायु प्रभावित करती है। ऊंचाई के कारण भी जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। जहां एक तरफ बहुत गर्मी लग रही थी वहीं दूसरी तरफ मौसम बहुत सुहाना लग रहा है। इसी कारण से इसलिए यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, इसलिए पहाड़ियों पर गर्मी के मौसम में क्या लगती है, ठंडी होती है या मौसम सुहाना होता है। लेकिन तापमान कम हो क्यों रहा है, क्योंकि वायुमंडल की सघनता वहां पर कम हो जाती है। जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर वायुमंडल की सघनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वायुमंडल के जो कण है वो बिखर जाते हैं, है ना। सघनता से मतलब नीचे पृथ्वी की सतह के पास डेंस है, बहुत सारे ऐसे 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 आप देखेंगे, बिल्कुल एकदम जैसे गुथे नहीं होते उस तरह से होंगे, और ऊपर बिखर गए हैं लेकिन बिखर गए हैं। तो वायुमंडल की जो सघनता होती है वो कम हो जाती है, जिससे हवा पतली हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आप एक साइंस का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो हवा ऊपर जाने पर, ऊंचाई के क्षेत्रों में जाने पर हवा कम हो जाने के कारण एयर प्रेशर क्या होता है,
कम हो जाता है, और जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऊंचाई पर जाने पर सांस फूलने लगती है ना कई बार। क्यों फूल रही है? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई। ऑक्सीजन कम क्यों हो गई? क्योंकि जो ऑक्सीजन आपको सतह पर आसानी से मिल जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे कण पृथ्वी की सतह पर घने उपस्थित थे, है ना, वही ऊपर जाकर क्या हुए, ऊंचाई पर जाने पर क्या हुए, बिखर गए, तो ऑक्सीजन भी बिखर गई। ठीक है, और ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए हमें तेजी से सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, ये एक साइंस का फैक्टर यहाँ पर जुड़ता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला फैक्टर है वायुदाब एवं पवन तंत्र, विंड सिस्टम। वायुदाब क्या है? पहले तो इसके बारे में ही जान लेते हैं। वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वही क्या होता है, वायु दाब होता है। पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी नहीं, वायु के द्वारा, है भी ना, वायु के द्वारा पृथ्वी पर जो दाब लगाया जाता है, वही क्या है, वही वायुदाब है। सरल। पवन क्या होता है? वायु की जो गति है वो पवन है, और तंत्र एक सिस्टम है। सिस्टम की बात कर रहे हैं, वायु का एक सिस्टम होगा, उसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। ये जो वायुदाब है और पवन तंत्र, ये किस पर निर्भर करते हैं? अक्षांश, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और ऊंचाई पर। ये दोनों निर्भर हैं इन पर, अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर हैं। ठीक है, और वायुदाब और विंड सिस्टम किसके वितरण को प्रभावित करेगा? तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करेगा, वितरण को प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी बढ़ने पर समुद्र का जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रश्न ये है कि समुद्र का प्रभाव क्या है, पहले तो ये पता चले। समुद्र के पास या निकट, समुद्र के पास या निकट जो क्षेत्र स्थित होते हैं वहां पर समकारी प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव? समकारी प्रभाव होता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। लेकिन यदि समुद्र से दूरी बढ़ जाए तो ये प्रभाव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समकारी प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। समकारी प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा आपको? जो क्षेत्र समुद्र से लगा हुआ है, जैसे कि ये जो क्षेत्र है भारत का, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा समुद्र के प्रभाव में है। ठीक है, लेकिन अंदर की ओर जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका प्रभाव, समुद्र का, सी का प्रभाव कम हो जाएगा। जब सी का प्रभाव कम हो जाता है तब क्या होता है, विषम मौसमी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं या महसूस होती हैं। कौन सी? गर्मी के मौसम में, गर्मी में अधिक गर्मी होगी, गर्मी का मौसम है तो गर्मी अधिक होगी, और सर्दी में सर्दी अधिक होगी, ठंडी के समय ठंडी अधिक होगी। मीन्स जो मौसम है, जो ऋतु है वो अधिक होगी। ठीक है, गर्मी के ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का समय है तो गर्मी अधिक होगी। यदि सर्दी
शीत ऋतु का समय है तो सर्दी अधिक होगी। ये जो स्थिति है, गर्मी के मौसम में गर्मी अधिक, सर्दी के मौसम में सर्दी अधिक, ये क्या कौन सी अवस्था होती है? महाद्वीपीय प्रभाव, महाद्वीपीय अवस्था, महाद्वीपीय अवस्था। और ये अवस्था क्यों है? क्योंकि समुद्र से दूर स्थित है ये, ठीक है। कोई क्षेत्र समुद्र से दूर स्थित होगा तो वहां पर ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं। जैसे दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे तो वहां पर गर्मी के समय बहुत गर्मी देखने को मिलती है और सर्दी के समय बहुत ठंड भी वहां पर होती है। चलिए, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स समुद्र से तट की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं, तट की ओर, ये क्या है? समुद्र है, ठीक है। और ये तट है, ये लाइन क्या है? तट है। तट की ओर चलने वाली हवाएं तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, प्रभावित करती हैं। समुद्र से तट की ओर ये हवाएं चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? तट की ओर। सोचिए, समुद्र से तट की ओर जो हवाएं चल रही हैं वो गर्म हैं। कैसी हैं? गर्म वायु है। तो तट की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? तट की जलवायु गर्म हो जाएगी, गर्म जलवायु वाला तट होगा ये, ठीक। यदि समुद्र से तट की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वो ठंडी हैं, ठंडी वायु कहाँ आ रही है? तट की ओर। तो तट कैसा होगा? ठंडी जलवायु वाला तट होगा, ठीक है। तो इस तरह से महासागरीय धाराएं जो हैं प्रभावित करती हैं तट की जलवायु को। यदि महासागरीय धाराएं अपने साथ गर्म या ठंडी जलधारा को लाती हैं, जो भी जलधारा लाती हैं वो तट को वैसा बना देंगी, गर्म तट या फिर ठंडा तट। गर्म जलधारा, गर्म वायु आ रही है तो गर्म तट, और ठंडी आ रही है तो ठंडा तट, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीफ, उच्चावच। उच्चावच ऊपर ऊंचे उठे और थोड़े से ढलान वाले, है ना, उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र क्या होंगे? ऊंचे, उच्चावच, है ना, उठे हुए जो क्षेत्र हैं। यदि जो ऊंचे पर्वत हैं वो इतने सक्षम हो कि जो वायु लेकर आ रहे हैं, वर्षा लाने वाली जो वायु है उसे रोक लें। क्या करें? जो ऊंचे पर्वत है, जैसे कि ये ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ये क्या है? ऊंचा पर्वत है। ये वर्षा लाने वाली जो वायु है, यहाँ से वर्षा लाने वाली वायु आ रही है, ठीक है, इन्हें रोक सके, रोक सकने में क्या हो? सक्षम हो। तो ऐसे पर्वत क्या होंगे? वर्षा का कारण बन सकते हैं। ऐसे जो पर्वत हैं वो वर्षा का कारण बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? क्योंकि जो वर्षा लाने वाली वायु आ रही है वो, उसे ये पर्वत, इनकी ऊंचाई इतनी अधिक है, क्या करेंगे? ये रोक लेंगे। रोक लेंगे तो बारिश हो जाएगी। जो वर्षा लाने वाली वायु है वो इन्हीं पर्वतों पर बरस जाएगी। जिस तरफ से रोका गया है उसी तरफ क्या होगी? बरस जाएगी। जैसे यहीं पर क्या होगी? बरस जाएगी, बारिश यहीं पर हो जाएगी, ठीक है, इसी भाग में बारिश हो जाएगी। तो ऐसी वर्षा को एक तो पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं, है ना। लेकिन पर्वत के एक ही भाग पर, जिस भाग पर्वत के जिस भाग में ने रोका है वायु को, उसी भाग में वर्षा होगी। पर्वत का जो दूसरा भाग है, जो कि ये भाग होगा,
पवन विमुख भाग, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी या कम होगी, बहुत कम होगी। तो पर्वत के एक भाग में, जो कि आप देख सकते हैं ये रेड वाला है, इस तरफ तो वर्षा बहुत सारी हो गई, लेकिन पर्वत के दूसरी तरफ क्या होगा, अपेक्षाकृत सूखा रहता है, अपेक्षाकृत सूखा रहता है। तो रिलीफ जो है वो किस तरह से, जो उच्चावच है, ऊंचे पर्वत पठार है, ये किस तरह से, पहाड़ी क्षेत्र है, ये किस तरह से जलवायु को प्रभावित करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो बहुत अच्छा है कि बारिश हो गई है, दूसरी तरफ सूखा क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, सूखा क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पर्वतों ने वर्षा लाने वाली वायु को रोक कर उन्हें रोक लिया, तो वर्षा हो गई। वर्षा हो गई तो एक तरफ ही हुई, दूसरी तरफ वर्षा गई नहीं, क्योंकि आगे जाती तो बारिश होती ना, पर्वतों ने तो रोक लिया। तो पर्वत कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं किसी क्षेत्र की, इसे आपने जाना। तो ये 6 जो फैक्टर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है जलवायु के लिए, जो जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं हम भारत की जलवायु की। ये तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? आपने जाना था कारक सेम ही होते हैं जलवायु और मौसम के। तो जलवायु के कारक हमें पता होने चाहिए, बस, जो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में देखेंगे, यहाँ पर संदर्भ जो है वो बदल गया है। ठीक है, अभी आपने ओवरऑल बातें जानी, अब हम भारत के संदर्भ में केवल जानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, अक्षांश, लैटिट्यूड। भारत के संदर्भ में अक्षांश किस तरह से जलवायु को प्रभावित करता है। भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का मानचित्र बना लेते हैं। भारत को एक रेखा है जो 2 भागों में बांटती है, कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा। किस अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, अक्षांश पर स्थित है। ये कर्क रेखा भारत की जलवायु को 2 भागों में बांटती है। कैसे? कर्क रेखा के दक्षिण में जो क्षेत्र है, जो जलवायु है, वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन या टॉरेट जोन। आपने पढ़ा होगा शायद 6 या 7th में मैंने पढ़ाया आपको कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, टॉरेट जोन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, और यही वो क्षेत्र होता है जहां पर तापमान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक ऊष्मा इस क्षेत्र को प्राप्त होती है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो कर्क रेखा के दक्षिण का जो क्षेत्र है भारत का, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। वहीं कर्क रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का जो अक्षांश है वो लगभग 23.5 के बाद से लेकर कहाँ तक होगा, 35। आप इसे 25 से लेकर 35 अक्षांश, ठीक है, इस तरह से मान ले। तो 35 डिग्री तक क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो कर्क रेखा आप देख रहे हैं कैसे भारत की जलवायु को, भारत के क्षेत्र को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मध्यम जलवायु का क्षेत्र है। इसके ऊपर आप जानते हैं क्या है, हिमालय है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। तो ऊपर ठंडा, उत्तर में ठंडा, हिमालय क्या है, पूरी तरह ठंडा है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र है, और बीच में कैसा क्षेत्र होगा, ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा ना बहुत ज्यादा गर्म होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो तापमान है, तापमान का अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
मीन्स कि इस क्षेत्र में आपको चारों ऋतुएं साफ साफ महसूस होने वाली हैं। मतलब गर्मी के दिनों में महसूस होगा कि हाँ गर्मी हो रही है, और ठंडी के दिनों में ऐसा लगेगा कि हाँ ठंडी हो रही है, सच में ठंडी ऐसी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम जमा देगी ठंड, नहीं, लेकिन ठंडी कैसी होती है वो आपको पता चल जाएगा। शीत ऋतु कैसी होती है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वर्षा के ऋतु में वर्षा इतनी होगी कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ वर्षा ऐसी होती है। ठीक है, तो ऋतु जो है बहुत स्पष्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेगी आपको, किस क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ऊंचाई, अल्टीट्यूड। जियोग्राफी में ऊंचाई को अल्टीट्यूड कहते हैं, है ना, हाइट नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा जब एरोप्लेन उड़ता है तो किसकी बात करते हैं, अल्टीट्यूड की, हाइट नहीं करते हैं क्या? चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम अल्टीट्यूड की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं। चलिए, भारत के उत्तर में क्या स्थित है, भारत के उत्तर में कौन सुरक्षा कर रहा है, उत्तर में हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत सुरक्षा कर रहा है। तो भारत के उत्तर में क्या स्थित है, हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 6000 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 6000 मीटर। ये हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि क्या करता है, ये मध्य एशिया किस तरह से सुरक्षा कर रहा है भारत की, कैसे जलवायु को प्रभावित कर रहा है, हम देखते हैं। मध्य एशिया और या साइबेरिया, मध्य एशिया में आपका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे जो क्षेत्र हैं वो सब आ जाएंगे। मध्य एशिया, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं, ठंडी शुष्क हवाएं हैं, उन्हें रोकता है, उन्हें प्रवेश करने से, प्रवेश नहीं, उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोकता है, प्रवेश करने से रोकता है। कौन, हिमालय पर्वत। जब ये ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं हिमालय के कारण, हिमालय पर्वत के कारण, तो भारत के इस क्षेत्र में जो ठंडी है वो कम पड़ती है, ठंड कम पड़ती है, ठंड कम पड़ती है। तो कैसे हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को विशेष बना रहा है, आप इसे देख सकते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक जो कि ऊंचाई है, और ये ऊंचाई हमें हिमालय पर्वत से मिल रही है, भारत को हिमालय पर्वत दे रहा है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ये ऊंचाई मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को क्या करता है, भारत में आने से रोक देता है, और जिससे भारत में ठंड क्या होती है, कम पड़ती है। जितनी ठंड भारत का जो उत्तरी भाग है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, महसूस करते हैं, वो ठंड बहुत अच्छी ठंड है, ठीक है, सुखद वाली। अन्यथा जैसी हवाएं मध्य एशिया, साइबेरिया से आ रही हैं, यदि हिमालय पर्वत हटा दें, कि नहीं है, सब सोचिए नहीं है हिमालय पर्वत, ठीक है, तब जो ठंडी पड़ेगी वो गलन वाली ठंडी होगी, सिकुड़ जाएंगे आप, ठीक है। तो वो ठंड नहीं आ पाती है, क्यों, क्योंकि हिमालय पर्वत उसे रोक लेता है। तो जलवायु का ये फैक्टर भारत की जो ठंड है वो कितनी सुखद ठंड में परिवर्तित कर देता है, ये हम देख सकते हैं, है ना, कि ठंड हमें अच्छी लगती है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं ठंडी मुझे अच्छी लगती है हिमालय के कारण, है ना। अगली बार वो ऐसा बोलेंगे तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है वायुदाब एवं पवन। इसमें हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत कुछ बातें लिखी थी और फिर हमने कहा था कि आगे समझेंगे, है ना। वहां पर हमने जाना था क्या क्या प्रभावित करेंगे, तापमान और उसके वितरण को प्रभावित करेंगे, वायुदाब और पवन, और अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर है। ये जो वायुदाब और पवन है ये वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होते हैं। वायुदाब क्या होता है ये आप जान चुके हैं, क्या था, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो क्या है, वायुदाब कहलाता है। वायुदाब के बारे में एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि वायुदाब चेंज होता रहता है। एयर प्रेशर है ना, हाई प्रेशर होगा, कहीं लो प्रेशर होगा। कैसे हाई प्रेशर होता है और कैसे लो प्रेशर होता है पहले आप ये समझ लीजिए। चलिए, ये क्या है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, ठीक है। पृथ्वी की जो सतह है सोचिए बहुत गर्म है। क्या है ये, बहुत गर्म है, अर्थात तापमान अधिक है ना। तभी पृथ्वी की सतह क्या होगी, बहुत गर्म होगी। तो पृथ्वी की सतह से लगी हुई जो वायु है, वहां पर जो वायु उपस्थित है वो भी कैसी होगी, गर्म होगी। तो जो गर्म वायु है यहाँ पर, गर्म वायु की एक प्रवृत्ति होती है, गर्म वायु की प्रवृत्ति, एक आदत कह लीजिए, है ना। गर्म वायु का स्वभाव क्या है, गर्म वायु का स्वभाव यह है कि वो हल्की होती है, और हल्की होने के कारण, गर्म वायु पहले तो हल्की होती है और हल्की होने के कारण क्या होता है कि वो ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, और ये ऊपर उठती है गर्म वायु तो लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है, निम्न दाब बनता है, ठीक है। ये जो गर्म वायु है, यहाँ क्या है, गर्म वायु, सतह पर गर्म वायु है, ठीक। गर्म वायु ऊपर उठेगी, हल्की है, हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी, ठीक। ऊपर उठी तो यहाँ प्रेशर कौन सा बनेगा, लो प्रेशर, निम्न दाब, निम्न दाब बनेगा, ठीक है। और जब वायु ठंडी होती है तो उसका स्वभाव क्या होता है, ठंडी वायु, वो कैसी होती है, भारी होती है, ठंडी वायु भारी होती है, और उसका स्वभाव क्या है, नीचे बैठती है, ठंडी वायु नीचे बैठती है, और क्या बनाएगी, हाई प्रेशर, उच्च दाब बनाती है। ठंडी वायु उच्च दाब बनाती है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ये एक चक्र चलता रहता है। जैसे पृथ्वी की सतह के पास गर्म वायु है, वो उसका स्वभाव है कि वो हल्की होती है और ऊपर उठती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर उठती है, ऊपर जाएगी तो क्या है, ठंडी वायु होगी, तो ठंडी वायु नीचे आएगी, है ना। तो ये एक चक्र बन गया, गर्म वायु से ठंडी वायु, ठंडी वायु से गर्म वायु, है ना। और ऐसे ही एक चक्र बनेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का, ठीक। ऐसे ही एक चक्र बन जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का, बनेगा। यही है वायुदाब। और ठंडी वायु या ठंडे क्षेत्र की बात की जाए तो मतलब हाई प्रेशर की बात की जा रही, उच्च दाब की बात, वहां पर कौन सा दाब होगा, उच्च दाब होगा, ठीक है। हाई प्रेशर एकदम संक्षिप्त तौर पर आपको याद करना है तो ये दो बातें याद रखिए। गर्म वायु है तो निम्न दाब, किसी क्षेत्र में गर्म वायु है तो वहां कौन सा दाब बन रहा होगा, निम्न दाब बन रहा होगा, लो प्रेशर बन रहा होगा, ठीक है। ये दो बातें हम याद रखेंगे। आप जानते हैं वायु हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। वायु कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सपोज इस क्षेत्र में क्या है, हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, और इस तरफ क्या है, लो प्रेशर है, तो वायु कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। कभी लो प्रेशर टू हाई प्रेशर नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। ये कुछ
बेसिक फैक्ट हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। मैं नोट कर देती हूँ। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, हमेशा। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। वायु दाब और जो पवन है ये वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होते हैं। वायुमंडल की जो अवस्था होती है उससे संचालित होते हैं। वायु मंडलीय अवस्थाओं से संचालित होते हैं। इसमें हम बात करें भारत की, तो भारत सबसे पहले देखते हैं कि कौन से पवन के क्षेत्र में स्थित है। भारत, जैसे आपने जाना अभी अक्षांश के दृष्टि से कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है कर्क रेखा के कारण दो भागों में विभाजित हो जाता है ना। वैसे अब हम जानने वाले हैं कि भारत कौन सी पवन के क्षेत्र में स्थित है। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये जो पवनें हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये पवनें उत्पन्न हो रही हैं उपोष्ण कटिबंधीय, घबराइए मत, अभी मैं आपको चित्र बनाकर भी समझाऊंगी कि कहाँ पर है ये पवनें। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से। कहाँ से ये पवनें उत्पन्न हो रही हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से। और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी दक्षिण की ओर बहते हुए, दक्षिण की ओर बहते हुए क्या करती है? कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़कर, दाहिनी ओर मुड़कर विषुवतीय, विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, चलिए अब समझना शुरू करते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, भारत किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के। ये ग्लोब है पृथ्वी का। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सी रेखा है ये? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्या है? 23.5 नॉर्थ, कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। और दक्षिण में, विषुवत रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है? 23.5 अंश साउथ, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, है ना। हमने इससे पहले जाना था उपोष्ण कटिबंध के लिए किस अक्षांश तक जाना था? 35 डिग्री सेल्सियस नहीं, अक्षांश 35
डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक। और यहाँ 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से पवनें उत्पन्न होती हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। इस क्षेत्र में उच्च दाब है। क्या है? उच्च दाब है। जब कहीं पर कहा जा रहा हो कि यहाँ पर उच्च दाब है, तो यहाँ की वायु कैसी होगी? ठंडी। कैसी होगी? ठंडी। ये स्थल कैसा होगा? ठंडा, है ना? ठीक है। तो यहाँ से पवनें उत्पन्न हो रही हैं। कौन सी? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और कैसे? दक्षिण की ओर बहते हुए ये पवनें उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से पवनें उत्पन्न हो रही हैं और दक्षिण की ओर बहते हुए क्या करती हैं? कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़कर, कौन सा बल है? कोरियालिस बल। ये जो बल है, ये बल है ही क्यों? बल उत्पन्न क्यों हो रहा है? सबसे पहले देखो, ये आप समझिए। पृथ्वी घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी घूर्णन कर रही है। घूर्णन करना क्या होता है? अपनी धुरी पर घूमना, है ना? पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ये बल उत्पन्न हो रहा है, दैट इज कोरियालिस बल। तो कोरियालिस बल के कारण जो हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न हो रही हैं, वो दाहिनी ओर मुड़कर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं, ठीक है। किस ओर बढ़ जाती हैं? निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं, कुछ इस तरह से, है ना? विषुवत निम्न दाब का क्षेत्र, विषुवत रेखा पर कौन सा क्षेत्र होगा? निम्न दाब का क्षेत्र होगा। निम्न दाब है तो यहाँ पर गर्म होगी वायु, है ना? क्षेत्र भी गर्म होगा। तापमान आपने जाना था इस यहीं पर अधिक होता है, तो कौन सा? लो प्रेशर होगा, निम्न दाब होगा, तो इस क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये कौन सी पवनें हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच जो पवनें चलती हैं, ध्यान दीजिएगा, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, यहां से आप अलग कर लीजिए, उनका नाम है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। उत्तर पूर्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उत्तर पूर्व से आ रही हैं, इसलिए, ठीक है। व्यापारिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्षेत्र व्यापार के लिए अनुकूल होगा, इसलिए व्यापारिक पवनें, ठीक है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, स्पष्ट है? ठीक इसी तरह आप यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जान लीजिए। ये भी क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच, वो हवाएं विषुवत रेखा के पास निम्न दाब की ओर जाती हैं। ये कौन सी हैं? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। इनका नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। फिलहाल आप उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के बारे में जानिए। तो बात क्या हुई फाइनल, कि भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कुछ इस तरह से बताएं, सोचिए भारत यहाँ स्थित है, कैसे? ये, है ना? भारत कुछ इस तरह से स्थित है, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें कहाँ उत्पन्न होती हैं? आपने जान लिया। और कैसे ये पवनें कोरियालिस बल के कारण दक्षिण की ओर मुड़कर कहाँ मिल जाती हैं? बढ़ जाती हैं, विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं, इस दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? निम्न दाब है।
अब बात करते हैं, ये जो पवने उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, आपने जाना कि ये उच्च दाब पेटी से आ रही हैं, जैसे कि ये आपने स्पष्ट किया यहाँ पर। तो वहां की पवन कैसी होगी? ठंडी है, वहां पर ठंड भी होगी। लेकिन ये पवने जहां से उत्पन्न हो रही हैं, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, ये जो क्षेत्र है ये क्या है? स्थल, यहाँ पर स्थल अधिक है, तो स्थलीय भागों से उत्पन्न हो रही हैं। कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? स्थलीय भागों से, या स्थलीय भागों पर उत्पन्न हो रही हैं ये पवने। कौन सी? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने स्थलीय भागों से उत्पन्न हो रही हैं। स्थलीय भागों से उत्पन्न हो रही हैं, तो परिणाम क्या होगा? इन पवनों में नमी की जो मात्रा होगी क्या होगी? बहुत कम होगी। नमी की जो मात्रा होगी बहुत कम होगी। जब पवन या वायु जो है महासागर के ऊपर से बहती है, तो वो नमी को धारण करते हुए बहती है ना? नमी को धारण कर लेती है, जल को धारण कर लेती है, फिर जहां भी टकराती है वहां पर क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। लेकिन अगर कोई पवन, कोई वायु स्थल से बह रही है, तो वहां पर क्या होगी? नमी तो है नहीं, तो नमी की मात्रा क्या होगी? बहुत कम होती है, और जिससे वर्षा कम होगी। वर्षा क्या होगी? कम होगी या फिर नहीं होगी। इस हिसाब से देखें, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, जो ये मैं क्यों बता रही हूँ, इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखें कि भारत किन पवनों के क्षेत्र में स्थित है, कहाँ से पवनें उत्पन्न हो रही हैं, कैसे बहते हुए कोरियालिस बल के कारण कहाँ पहुंच रही हैं, और किस क्षेत्र से स्थलीय भाग से उत्पन्न हो रही है, वहां पर उच्च दाब है और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है वायु। ये सब ध्यान में रखें तो हम पाएंगे कि अंततः भारत जो है शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत एक शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। शुष्क, सूखा, शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि वहां बारिश नहीं होगी तो शुष्क ही होगा ना। शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत के शुष्क क्षेत्र है, भारत की जलवायु शुष्क है, वहां पर सूखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। हमें भारत को शीत ऋतु में भी वर्षा प्राप्त होती है, उस समय जो फसल उगाई जाती है उसके लिए भी पर्याप्त वर्षा हो जाती है, और गर्मी के दिनों में भी वर्षा होती है, और वर्षा ऋतु में तो वर्षा होती ही है। तो भारत की जलवायु बहुत ही सुखद है, लेकिन जो अभी मैंने स्थिति बताई उस हिसाब से तो शुष्क होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है तो कौन सी स्थितियां हैं जो भारत की जलवायु को सुखद बनाती हैं, बहुत भारत के लिए अनुकूल बनाती हैं? ठीक है, इसे हम अगली क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।